तो आज बात करते हैं रॉबर्ट कियोसाकी की बहुत ही जानी मानी किताब रिच डैड पुअर डैड के बारे में। हाँ हाँ बिल्कुल। पर्सनल फाइनेंस में तो एक तरह से क्लासिक मानी जाती है। सही कहा। हमारे पास ना इसकी एक समीक्षा है, एक रिव्यू है। तो आज इसी रिव्यू के चश्मे से देखते हैं कि भाई इस किताब के जो मुख्य विचार है वो क्या है, और ये जो पैसे को लेकर सोच बदलने वाली बात है वो इतनी अहम क्यों बताई जाती है। हाँ, क्योंकि ये किताब मतलब रिव्यू भी यही कहता है कि ये कोई स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं है, ये नियमों की लिस्ट नहीं देती। अच्छा। इसका जो सार है ना, वो दो पिताओं की सोच का फर्क है। एक वो गरीब डैड जो पढ़े लिखे थे, सरकारी नौकरी में थे, पर पैसों को लेकर पारंपरिक सोच रखते थे। और दूसरे अमीर डैड जो उनके दोस्त के पिता थे, शायद कम पढ़े लिखे, पर पैसे को लेकर उनकी सोच बिल्कुल अलग थी। पूरी किताब इसी पर है कि पैसे के बारे में आपकी सोच कैसे बदल सकती है, कैसे पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप सिर्फ पैसे के लिए काम करते रहें। ठीक है, तो रिव्यू में जो पहला सबक हाईलाइट किया गया वो कौन सा है? वो शायद यही कि अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते। ये सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है ना? बिल्कुल। और रिव्यू भी इसे काफी अहम मानता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो मेहनत नहीं करते, पर जोर सिर्फ घंटे गिनकर काम करने पर नहीं है। तो फिर किस पर है? जोर है संपत्ति यानी एसेट्स बनाने पर। ऐसी चीजें जो आपकी जेब में पैसा डालती रहें, चाहे आप एक्टिवली काम कर रहे हो या नहीं। जैसे रिव्यू में भी बताया गया है, रियल एस्टेट जिससे किराया आता हो, स्टॉक्स जिनसे डिविडेंड मिले, या मान लीजिए आपका अपना कोई बिजनेस हो जो आपके बिना भी चले। ये सब संपत्तियां हैं। और दूसरी तरफ होती हैं देनदारियां यानी लायबिलिटीज। इसी फर्क को समझने पर बहुत जोर देती है। और यहीं पर शायद वो दूसरा सबक आता है जिसकी बात रिव्यू में भी है, वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी। हाँ बिल्कुल। हमें स्कूल कॉलेज में ये तो सिखाते हैं कि भाई मेहनत करो, अच्छी नौकरी पाओ, पैसा कमाओ, पर उस पैसे का करना क्या है, उसे बढ़ाना कैसे है? हाँ, उसे कैसे मैनेज करना है, कैसे निवेश करना है ताकि वो आपके लिए और पैसा बनाए, ये अक्सर नहीं सिखाया जाता। सही बात है। तो रिव्यू कहता है कि कियोसाकी के हिसाब से ये जो फाइनेंशियल लिटरेसी है, मतलब निवेश, टैक्स, एसेट लायबिलिटीज का फर्क समझना, ये शायद एक बड़ी सैलरी से भी ज्यादा जरूरी है लंबी दौड़ में। कमाना एक बात है, पैसे को समझना और संभालना दूसरी। एग्जैक्टली। अच्छा, अब उस पॉइंट पे आते हैं जो रिव्यू में भी थोड़ा विवादास्पद बताया गया है कि आपका घर हमेशा आपकी संपत्ति नहीं होता। ये तो मतलब बिल्कुल ही उल्टी बात लगती है। हम तो यही सुनते आए कि घर बना लो सबसे बड़ा एसेट है। हाँ, और ये किताब की सबसे ज्यादा बहस वाली बातों में से एक है। रिव्यू भी इसे पॉइंट आउट करता है। तो क्या तर्क है इसके पीछे? कियोसाकी का तर्क, जैसा रिव्यू में समझाया गया है, वो ये है, अगर आपका घर जिस पर आपने शायद लोन लिया है, जिसकी मेंटेनेंस है, प्रॉपर्टी टैक्स है, अगर वो आपकी जेब से लगातार पैसा निकाल रहा है, तो वो फाइनेंशियली एक देनदारी की तरह काम कर रहा है, संपत्ति की तरह नहीं। ओ, मतलब जब तक वो पैसा बनाकर न दे तब तक वो एसेट नहीं है उनके नजरिए से। हाँ, ये एसेट की पारंपरिक परिभाषा को ही चैलेंज करता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम जिसे संपत्ति समझ रहे हैं, कहीं वो हमारी देनदारी तो नहीं। काफी सोचने वाली बात है ये। तो फिर अगर घर जैसी चीज भी देनदारी हो सकती है, तो फिर जोखिम का क्या? रिस्क लेने के बारे में क्या कहती है किताब? रिव्यू में कुछ था इस पर? हाँ, ये चौथा सबक इसी से जुड़ा है। रिव्यू के मुताबिक किताब जोखिम से भागने को नहीं कहती, बल्कि कहती है कि जोखिम से डरो मत, उसे समझो और मैनेज करना सीखो। मैनेज करना सीखो। हाँ, मतलब कैलकुलेटेड रिस्क लेना, आंख बंद करके नहीं। कियोसाकी कहते हैं, जैसा रिव्यू बताता है, कि भाई अगर अमीर बनना है तो फाइनेंशियल गेम के नियम सीखने होंगे, थोड़ा पढ़ना होगा, समझना होगा, फिर सोच समझकर कदम उठाने होंगे। ये तो ठीक है, पर रिव्यू में कुछ आलोचनाएं भी मेंशन्ड थी, है ना? शायद कि सलाह थोड़ी अस्पष्ट है या प्रैक्टिकल नहीं है सबके लिए। हाँ, रिव्यू में इस पर बात हुई है। एक आलोचना ये है कि किताब मोटिवेट तो बहुत करती है, पर एकदम ठोस स्टेप बाय स्टेप प्लान कम देती है, खासकर उनके लिए जो अभी शुरू कर रहे हैं या आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं। कहानी कहने का अंदाज बहुत अच्छा है। अमीर डैड पुअर डैड की कहानियां याद रह जाती हैं, पर कभी-कभी वो प्रैक्टिकल सलाह पर हावी हो जाता है। और हाँ, उद्यमिता को, एंटरप्रेन्योरशिप को थोड़ा आइडियलाइज किया गया है, ऐसा भी रिव्यू में कहा गया है। मतलब जमीनी मुश्किलें शायद उतनी नहीं दिखाई गईं। फिर भी किताब इतनी ज्यादा पॉपुलर क्यों हुई? रिव्यूज के असल मूल्य के बारे में क्या कहता है? रिव्यू मानता है कि इसकी असली ताकत इसकी प्रैक्टिकल सलाहों से ज्यादा मानसिकता बदलने की क्षमता में है। ये आपको जगाती है।
जगाती है मतलब ये आपको मजबूर करती है कि आप पैसे को लेकर अपनी जो पुरानी धारणाएं हैं, अपनी जो आदतें हैं, उन पे सवाल उठाएं। ये सोचने पर मजबूर करती है कि आप जो कर रहे हैं क्या वो सही दिशा में है। भले आप इसकी हर सलाह से सहमत ना हो, पर ये जो सोचने की प्रक्रिया शुरू करती है ना, सेल्फ रिफ्लेक्शन वाली, हाँ, वो अपने आप में बहुत पावरफुल है। इसलिए ये इतनी प्रभावशाली रही है। तो रिव्यू के हिसाब से ये किताब असल में किन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद है? शायद उनके लिए जो फाइनेंस की दुनिया में बिल्कुल नए हैं, या वो लोग जो महसूस करते हैं कि वो बस महीने दर महीने सैलरी पर जी रहे हैं, उस पे चेक टू पे चेक साइकिल में फंसे हुए हैं, और जो पैसे को लेकर एक नया नजरिया, एक फ्रेश पर्सपेक्टिव चाहते हैं, जो अपनी पुरानी सोच को चैलेंज करने के लिए तैयार हैं, उनके लिए ये काफी आंखें खोलने वाली हो सकती है। तो कुल मिलाकर जैसा रिव्यू इशारा करता है, रिच डैड पुअर डैड में पैसे को देखने का आपका नजरिया बदलने की जबरदस्त क्षमता है। भले ही इसकी सलाह पर बहस हो सकती है, पर यह सोचने पर मजबूर जरूर करती है। बिल्कुल। और इसी सोच के साथ हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। इस पूरी चर्चा के बाद ये सोचने वाली बात है कि क्या हमारे समाज में संपत्ति की जो पारंपरिक परिभाषा चली आ रही है, जैसे कि अपना घर, क्या वो वाकई हमें वित्तीय स्वतंत्रता, फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाती है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अनजाने में हमें बांध रही है? ये एक गहरा सवाल है। इस पर जरूर सोचना चाहिए।